अब एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्या क्या क्या? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एकदम सही कहा। जो भी क्वांटिटी मेजरेबल होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो मतलब क्या, बुखार? बुखार फिजिकल क्वांटिटी है? फीवर? नफरत? बुखार हो जाता है मेजर कहाँ? क्योंकि बॉडी से हीट निकलता है। तो बुखार में मतलब क्या मेजर करते हैं? बॉडी की टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करते हैं, बुखार मेजर नहीं करते। द टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फीवर। जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। द टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ का मेजरमेंट होता है? लेंथ का मेजरमेंट होता है? लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टाइम का मेजरमेंट होता है? टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। हाइट? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी। सबसे बेसिक चीजें इसको जानना जरूरी है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? जो मेजरेबल है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करेंट। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे आप कि दुनिया में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारे डिराइव्ड हैं। अब ये वर्ड, ये फंडामेंटल और डिराइव क्या होता है? हाँ, बेसिक। जो चीज बेसिक है, शुरुआत जहां से हुई, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। ठीक है। और जो जिस पर डिपेंड करते चला जाएगा फंडामेंटल पे, वो हो जाएगा डिराइव। नहीं समझे? जैसे मास जो है ना, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब किसी इंसान को वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम ही निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेगा? लेंथ को ब्रेथ से और ब्रेथ को फिर हाइट से गुणा करेगा, ये ना करेगा? तो मतलब लेंथ क्या हुआ? एक लेंथ लंबाई, ब्रेथ भी लेंथ, हाइट भी लेंथ। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलन से बना वॉल्यूम, समझ रहे हैं? चलिए और देखते हैं। जैसे आपको स्पीड चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ नहीं है? है तो लेंथ, चलो एल लिख देते हैं उसके लिए। और टाइम क्या है? टी। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये क्या है तब? डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर बना उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब जो इंडिपेंडेंट है। फिजिक्स में टोटल 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी माना गया, ये होता नहीं है, माना गया, साइंटिस्टों ने माना है कि 7 वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और बाकी इसके बाद जितना आएगा सब का सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले इसको लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखिए। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, those quantity which can be measured is called physical quantity. Those quantity which can be measured is called physical quantity. हो गया? नीचे लिखिए। There are 2 types of physical quantity. There are 2 types of physical quantity. Point 1, fundamental physical quantity, जिसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है। और पॉइंट 2, डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव का हिंदी वर्ड होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न मतलब बनाना। तो जो बनेगा वो डिराइव्ड, जो पहले से मौजूद है वो फंडामेंटल। जैसे चावल, ये एक फंडामेंटल चीज है। अब आप उससे खिचड़ी बना लीजिए, बिरयानी बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, खीर बना लीजिए, इडली बना लीजिए, डोसा बना लीजिए, ये सब उसका डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। समझ रहे? तो जो पहले से मौजूद है, जो इंडिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। और उसकी मदद से जो जो चीज बनाए जा रहे हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? तो फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है, ये माना गया है। तो नीचे लिखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। There are 7 fundamental physical quantities. पहले का नाम है मास,
दूसरे का नाम है लेंथ, तीसरे का नाम है टाइम, चौथे का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवे का नाम है लुमिनस इंटेंसिटी, सब लिख रहे हैं हम। छठे का नाम है टेम्परेचर, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये सातों इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में राजा है सब कोई। कितने हुए? 7। आप लोग भी 7 है। 7 एक बेस्ट नंबर होता है। आज भी 7 तारीख है। 7 आसमान, 7 जमीन, 7 लेयर ऑफ स्किन, 7 समुंदर, 7 रंग, 7 बेस्ट नंबर होता है। तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। ठीक, फंडामेंटल मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनके अलावा जितने फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, जैसे फोर्स आएगा, स्पीड आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, टॉर्क आएगा, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, सब टॉपिक पर नाम लोगों को। ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लिखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में डेफिनेशन में दोज फिजिकल क्वांटिटी which are dependent या which are depend upon fundamental physical quantity. Those physical quantity which are depend upon fundamental physical quantity called derived physical quantity. समझ गए? जो इन सात पर those physical quantity which are depend upon fundamental physical quantity called derived physical quantity. An example: speed is equal to distance upon time. अब आप गौर से देखिएगा, इसी सातों में से किसी चीज का इस्तेमाल हो रहा होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस सातों में से कोई एक चीज डिस्टेंस है। कौन है वो? लेंथ इज अ डिस्टेंस। नीचे टाइम है इसमें, तो लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिल जाएगा। मतलब दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन हुआ, तो एक नया क्वांटिटी मिला। तो ये नया क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए और देखते हैं। एक्सेलरेशन सुने कभी? इसका फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, अब सही बोल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम लग जाता है। अब गौर से देखिएगा थोड़ा सा। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वो स्पीड जैसा ही होता है, बस थोड़ा अंतर है उसमें। स्केलर है, वेक्टर, सब आगे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये आपका वेलोसिटी जैसा कुछ हो गया। इसमें किसका जरूरत पड़ा था? लेंथ और टाइम का। तो फिर नीचे क्या चाहिए आपको? टाइम, तो इनटू टाइम। फिर किसका जरूरत पड़ा? लेंथ और टाइम का। दिख रहा है? तो एक्सेलरेशन किस चीज से मिलकर बना है? लेंथ और टाइम से। चलिए फोर्स को देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए क्या लिखा है? एल टी इंटू टी कितना हो गया? टी स्क्वायर। फिर देखिए इसमें भी किसका जरूरत पड़ा? मास का, लेंथ का, टाइम का। तो इसी सातों से फिजिक्स का लगभग फिजिकल क्वांटिटी बनते जाता है। मतलब फिजिक्स में जितनी चीजें हमें पढ़नी है, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर, ये तो सुनेंगे प्रेशर, ये सब किससे बना है? या तो मास से, या तो लेंथ, या टाइम। मतलब इसी सातों में से किसी 2 या 3 या 4 चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी नया वाला आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, जो A-लेवल पे पूरा फिजिक्स हमारा क्लासिकल, इसमें 3 ही चीज से काम चल जाता है, मास से, लेंथ से, टाइम से। बाकी इनका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, लगभग 100 से ज्यादा टॉपिक है, जिसमें मास, लेंथ, टाइम से ही आपको काम चल जाता है। बाद में जैसे करंट पढ़ेंगे तब फिर करंट का जरूरत पड़ेगा। समझ रहे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। वो सब बहुत बाद का चीज है। फिलहाल का जितना टॉपिक आपका है ना, शुरुआत में जैसे ग्रेविटेशन तक, एनसीईआरटी का 2 पार्ट है ना,
तो ग्रेविटेशन तक जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें मास, लेंथ, टाइम से आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे, टाइम। इस सब हम लोग देखेंगे जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का हो गया? कौन कौन? फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना? 7। सातों का नाम बोलते हैं। Mass, length, time, intensity, temperature, अभी सब क्या है? कभी किसी नॉन रिसर्च हो गया, अभी वहां नहीं जा रहे हम लोग। अब सुनिए, जैसे इंसान में कोई चीज जन्म लिया, इंसान में, तो उसके साथ बोला जाता है ना कि या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी। इंसान में जन्म हुआ है ना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो वो स्केलर होंगे या तो वो वेक्टर होंगे। एक बीच वाला भी होता है, जैसे इंसान में बीच वाला होता है, ना लड़का है ना लड़की है, ट्रांस होता है ना। उसी तरीके से इसमें भी बीच वाला होता है, ना वो वेक्टर होता है ना वो स्केलर होता है। कल बताया तो उसका नाम है टेंसर। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 तरह का होता है, या तो वो स्केलर होगा, या तो वो वेक्टर होगा, या तो वो टेंसर होगा। ठीक है। तो स्केलर उनको कहेंगे कि जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल, ओनली, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। जैसे आप मार्केट गई, आपको आलू खरीदने का मन है, तो आप दुकानदार को क्या बोलेंगे कि हमको 5 किलोग्राम आलू दीजिए, है ना बोलेंगे। तो 5 किलोग्राम क्या है? वैल्यू उस आलू का, यानी कि मैग्नीट्यूड। आप कपड़ा खरीदने गए, आप कपड़े वाले को कहेंगे कि हमको 3 मीटर कपड़ा दीजिए। 3 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है उसकी लंबाई का, कपड़े की लंबाई का। ठीक है। आपसे पूछेंगे कितना बज रहा है, कितना देर से बैठो यहाँ पर, तो आप कहिएगा कि हम 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कहिएगा ना। तो ये 2 घंटा क्या है? मैग्नीट्यूड है आपके टाइम का। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड के बारे में देखिए गौर से, ये नंबर है, दिख रहा है? नंबर, नंबर। और ये क्या है? यूनिट। यूनिट समझते हैं? यूनिट जिसमें मेजरमेंट होता है, ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। मतलब नंबर और यूनिट तो जब एक साथ बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मीन्स उस चीज का अमाउंट, उस चीज का वैल्यू, जिस चीज के बारे में बात हो रही है। लेंथ का मैग्नीट्यूड है ये 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। वजन का, मास का मैग्नीट्यूड है तो किलोग्राम में आ रहा है या ग्राम में आ सकता है। जैसे 1 ग्राम सोना खरीदे, 2 ग्राम सोना खरीदे, ज्यादा चीज टन में भी ले सकते हैं। जैसे आलू खरीदे, बहुत ट्रक से मंगवा रहे हैं, तो 2 टन आलू मंगवा है, 3 टन। समझ रहे हैं सब बात? ठीक है। फिर उसी तरीके से अब समय भी है तो 2 घंटा, 2 मिनट, 2 सेकंड। तो ये सब क्या है? समय का मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने के बाद उसका एक वैल्यू आता है। जैसे आपको बोलेंगे कि आपके गाड़ी का स्पीड होता है, तो आप देख के बताइएगा ना कि 60 किलोमीटर पर घंटा, तो आप उस समय क्या बता रहे हैं? अपने गाड़ी के स्पीड का मैग्नीट्यूड। समझ रहे? मतलब वैल्यू क्या है उस समय। और वैल्यू बताने के लिए आपको क्या क्या बताना जरूरी हो जाता है? एक नंबर और एक यूनिट। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? नंबर और यूनिट के। तो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है उन्हें स्केलर कहेंगे। जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है उसे टेंसर कहेंगे। और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या तो वो स्केलर होंगे, या तो वो टेंसर होंगे, या तो वो वेक्टर होंगे। टेंसर तब होंगे जब उनके पास 2 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। स्केलर तब होगा जब उनके पास कोई एक चीज होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर होने के लिए कितना नियम को फॉलो करना पड़ेगा उसको? 3। उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, और क्या होना चाहिए? वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करें। तो पहले स्केलर लिखो। स्केलर, those physical quantity which have on has कर दीजिए क्वांटिटी है तो those physical quantity which has only magnitude, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होते हैं। जैसे मास, कभी आप दुकानदार को कहें कि हमको 2 केजी आलू नॉर्थ में दीजिए, कभी नहीं बोलते, जरूरत ही नहीं है वहाँ डायरेक्शन की। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है उसे स्केलर कहते हैं। ठीक। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया,
और आप चाहे तो टेम्परेचर भी कह सकते हैं, इसमें भी आप डायरेक्शन नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, डिस्टेंस भी है, बहुत सारा है, स्पीड भी है। दूसरा देखिए टेंसर, TENSOR, टेंसर। देखिए दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but does not obey vector addition rule, but does not obey vector addition rule, उसे क्या कहेंगे हम लोग? टेंसर। ठीक, इसका ओबे ओबे वेक्टर एडिशन रूल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस तो नहीं सुनेंगे आप लोग, प्रेशर सुने होंगे। प्रेशर भी एक तरह का टेंसर होता है। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे हम इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लगा रहे हो ना, 1 पास्कल, 2 पास्कल, 10 पास्कल, तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी है, हम दीवार पे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? फॉलो नहीं कर रहा। तो ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो, कि करेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करेंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन करेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या है भाई? वो टेंसर है। तीसरा लिखिए वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, comma, direction and obey vector law of addition. Vector law of addition is called vector. हो गया? तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या समझ गए ना, जिसका मेजरमेंट होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का? 2 तरह का, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल कितना है दुनिया में? केवल 7। सातों का नाम आपको याद कर लेना है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, उसके अलावा जितने फिजिकल क्वांटिटी बच गए सबके सब डिराइव है। ठीक, अब कोई फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में मौजूद है तो या तो वो स्केलर होगा, या तो वो टेंसर होगा, या तो वो वेक्टर होगा। ठीक, अगर उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो टेंसर है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो भी करता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जनरली वेक्टर्स आर, एक लाइन छोड़ के, जनरली वेक्टर्स आर denoted by arrow or bold face। किसी किसी किताब में आपको देखिएगा ना कि एरो नहीं देगा वेक्टर में, ऐसे लगभग सारे किताब में एरो दिया रहता है, कुछ बुक्स में एरो नहीं देता, तो वो क्या करता है, थोड़ा बोल्ड कर देता है लेटर को, समझ रहे? तो बोल्ड फेस से भी एरो को हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन 99% जो किताब आप बनाइएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसमें एरो दिया रहेगा, ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, सी के ऊपर एरो, एफ के ऊपर एरो, एस के ऊपर एरो। तो जब भी ऐसा दिखाई दे ना एरो, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ये भी कैपिटल स्मॉल, जैसे ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे? बी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर भी हो सकता है। बहुत तरह, मतलब इंग्लिश का कोई भी एक लेटर उठा लेता है और उस पर लगा देता है एरो, जैसे फोर्स दिखाना। नहीं नहीं, दोनों होता है, आप किताब खोलिए ना, दोनों मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में मिलेगा दोनों। वो मतलब बोल्ड लेटर के मतलब हम लोग को कैपिटल बोल के समझाते हैं। नहीं,
बोल्ड का कैपिटल भी होगा, स्मॉल भी होगा, बस बोल्ड। जैसे आप कंप्यूटर देखे हैं ना जी, तो कंप्यूटर में ऊपर में ऑप्शन होता है ना बोल्ड करने के लिए, बस बोल्ड कर देना, हो गया। बोल्ड लेटर से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे बोल्ड वाला कहीं मिलेगा नहीं आपको, सब एरो दे के देता है, ठीक है। इतना समझ में वेक्टर को हमेशा एक लाइन सेगमेंट से दिखाना है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट समझते हैं आप लोग? लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? इसका एक एंड पॉइंट नहीं ना, नहीं। तीन चीज आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, एक रे, एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट। याद आया कुछ? जो अप टू इनफाइनाइट उसे आम भाषा में रे कहते हैं। जो दोनों तरफ से चलता रहे, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, इसे हम लोग लाइन कहते हैं। और जो दोनों तरफ से रुक जाए उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट की लंबाई फिक्स होती है। दिस मार्कर इज अ लाइन सेगमेंट। इसकी लंबाई फिक्स है, इसको फेंक देंगे तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा, ये छोटा नहीं हो जाएगा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। तो जिसकी लंबाई फिक्स्ड होती है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। जो एक तरफ से बढ़ते रहता है उसे रे कहते हैं। जैसे सूरज से निकलने वाला, सूरज से निकल रहा है तो पीछे नहीं, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक तरफ की ओर बढ़ रहा है, वो रे। दोनों तरफ से बढ़ेगा उसे लाइन कहते हैं, ठीक। तो अब तो बोलिएगा अब तो आप रे बना दिए सर, अब बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट। तो बनाना रे है, रियल में वो लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर ये जो एरो का साइन है ना, ये वेक्टर को डिनोट करने के लिए डाला है सिर्फ, ठीक है। एक्चुअल में ये रुका हुआ लाइन है। ये तो उसके ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं एरो, जरूरी है वही पढ़ा लें। यहाँ डालने से ना हेड और टेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हेड और टेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए वहां डाला जाता है। आप यहाँ दे, इसका मतलब अब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम ये एरो डालते हैं, लेकिन रियल में याद रखिएगा ये रुका हुआ लाइन है, फिक्स लाइन है। इसको उठा के यहाँ लेंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा, जितना बड़ा। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 5 सेंटीमीटर ही लंबा रहेगा, कहीं भी ले जाइए इसको। क्लियर? ये लाइन सेगमेंट है। तो हर वेक्टर को हम लोग लाइन सेगमेंट से दिखाएंगे, ठीक। तो जैसे हम फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन थोड़ा दिखाएंगे कॉपी के ऊपर, हम 5 यूनिट का कोई लाइन खींच लेंगे। वो 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 5 इंच का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हर वेक्टर को लाइन सेगमेंट से डिनोट कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे ग्राफिकली? लाइन सेगमेंट से। ये बात याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं एडिशन रूल। अब गौर से सुनिएगा, ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, इसकी लंबाई फिक्स है ना। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई है ए मीटर, ए सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। इसकी लंबाई मान लेते हैं बी, ठीक है। वेक्टर बनाने के लिए हम एरो डाल देते हैं, क्लियर। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से हेड टेल मिलन कर रहा है, हेड टेल मिलन। इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है। एक्चुअल में ये कैसे, वो भी समझिए इत्मीनान से। ये एक लाइन सेगमेंट कहीं पड़ा हुआ था, इसका नाम ए था। ये दूसरा लाइन सेगमेंट कहीं और था, इसका नाम बी था। अब हमको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जोड़ना है, एडिशन करना। हम क्या करेंगे, पहले दोनों का मिलन कराएंगे। जब तक मिलन नहीं होगा तब तक जुटेगा नहीं। मिलन कराने का 2 तरीका है, या तो हम टेल को टेल से मिलाएंगे या हेड को टेल से मिलाएंगे, ठीक है। अब कैसे मिलाएंगे, तो हम करेंगे शिफ्टिंग, घसकाएंगे, घसका घसका के लेकर आएंगे। शिफ्टिंग जो करना है पैरेलल करना है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। कैसा शिफ्टिंग करना है? पैरेलल। इसको पहले खींच के नीचे बुलाएंगे, तो ये खींच के नीचे आ गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, समझे, खींच के पीछे है। उसके बाद इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे ऐसे, समझ रहे हैं कुछ बात? मतलब हम एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, बचपन में पढ़े होंगे आप, ठीक है। एंगल नहीं चेंज कर सकते आप, पैरेलली शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? पैरेलल, याद रखिएगा, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी नहीं पड़ता। ये मार्कर है, तो गौर से समझिएगा। ये मान लीजिए वेक्टर है, क्योंकि हर लाइन सेगमेंट को वेक्टर मानेंगे। इसको हम घसका के यहाँ ले गए, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क ऐसे भी नहीं पड़ा, ऐसे भी कर देगा तो नहीं पड़ेगा, समझ रहे बात? ऐसे भी कर देगा तो नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन था ऐसे, हम ले गए ऐसे,
क्या चीज में फर्क पड़ रहा है? डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से किसी एक में भी बदलाव आ गया, वेक्टर बदल गया, जो था वो नहीं रहा। समझ रहे बात? तो नहीं बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल शिफ्टिंग। यहाँ था तो देखो, यहाँ था तो मेरे हाथ पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब घसक के यहाँ चला गया, कितना बनाएगा? 90। समझ रहे हैं? तो अगर पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैसे आ गया यहाँ से? समझ में आया? पैरेलल शिफ्टिंग करके। अभी जो मिलन है वो हेड टेल का है, दिख रहा है? तो जब हेड टेल मिलन होगा तो आपको ट्राइंगल पूरा कर देना है। बन गया ट्राइंगल। इसका लेंथ a सेंटीमीटर था, इसका लेंथ b सेंटीमीटर था, इसका लेंथ हम मान लिए r सेंटीमीटर है। तो ये r और a और b में रिलेशन होगा। मतलब जैसे आप बचपन में पढ़े होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये कितना? दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट जोड़ दे 7 आ जाएगा। तो बताइए कितना आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। कितना? 5। सही है 5। 9 + 16 = 25। 25 का रूट आ गया 5। ठीक। मेरे पास 3 सेंटीमीटर का स्केल था, हम नापे। 4 का भी था, नापे। 5 का नहीं था मेरे पास, फिर भी हम बिना स्केल लगाए बता दिए 5 आ गया। किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से। बात तो समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से हमको पता है कि ये a है, हमको पता है कि b है, हम मेरे पास स्केल था, हम नापे हुए इसको a और इसको b। इतना बड़ा स्केल मेरे पास नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? लेकिन हमको इसको भी नापने का मन है, तो इसको भी नापना है। तो फिर मैथमेटिशियन ने निकाला नियम कि जो r होगा ना, ये a और b का सम होगा। इसको कहते हैं वेक्टर सम। एरो दिया हुआ है, मतलब अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उसका मतलब इसका डायरेक्शन भी मतलब रख रहा है। समझ में आ रहा है? इसकी लेंथ जो है ना, वो हमें बाद में मिलेगा। लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेंथ को मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सीधा सीधा क्या है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स है, दोनों का लाइन सेगमेंट आपको पता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म या स्केलर फॉर्म में उससे कोई मतलब नहीं है हमको। अगर उसका हेड टेल मिलन हो रहा है तो उसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम इनिशियल और फाइनल को मिला देंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल पूरा करेंगे। ट्राइंगल कब पूरा करना दिमाग में याद रखिए, जब कैसा मिलन हो रहा हो? हेड टेल। जैसे ये वेक्टर है आपके पास, ठीक, इसका मान लीजिए हेड टेल है, ये दूसरा वेक्टर आपके पास, तो बताइए कैसा मिलन हो गया? हेड टेल। तो अब क्या बनाएंगे हम? ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल बनेगा? इस कोना को इस कोना से मिला देंगे किसी से, तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो जो लाइन हम मिलाएंगे उस लाइन को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। जो किसके बराबर होता है? इसके और इसके वेक्टर सम के। कौन सम? वेक्टर सम। वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम में अंतर होता है, वो बाद में पता चलेगा आपको। वेक्टर सम के बराबर होता है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है ये भी हम पता कर सकते हैं इस दोनों की लंबाई की मदद से। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा देर बाद सीखेंगे वो कैसे निकलता है। तो ट्राइंगल कब बनाना है, पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दीजिए। कब बनाना है? जब हेड टेल मिलन हो रहा हो। क्लियर? और जो लास्ट लाइन आया मेरा रिजल्टेंट, वो ए और बी के सम के बराबर होगा। फिर से वैसे ही मेरे पास था एक यहाँ एक यहाँ, हम ट्राइंगल नहीं बनाना चाहते, इस बार कुछ और बनाना चाहते हैं, तो हम इसको पकड़ के खींच के यहाँ लाए। मतलब इस बार हम सर वो जो लाइन पे एक लाइन लाइन ट्रायंगल बनाने के लिए, तो लेकिन उसको जो मिलाएंगे तो हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल ना। हाँ, टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड। मतलब इसमें जो होता है ना, फाइनल ऐसे रखो, इनिशियल टू फाइनल जाना है। इनिशियल टू फाइनल, जो रिजल्टेंट आएगा ना वो हमेशा कहाँ से कहा जाएगा? इनिशियल टू फाइनल। अब गौर से देखिए, यहाँ जो मिलन आया आपका, वो मिलन कैसा है? टेल टेल। अभी भी हमको रिजल्टेंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। इसको खींच के यहाँ ले जाएंगे, फिर वही पैरेलल शिफ्टिंग। ये वाला लाइन पकड़ के यहाँ ले आए, ये पकड़ के कुछ ऐसे आ गया इधर। आपको समझ में आया? इस लाइन को भी शिफ्ट करके ऊपर पहुंचा दिया, ये कुछ ऐसे आ गया। तो यहाँ एक पैरेललोग्राम बन गया, दिखा? अब इसका दो डायगोनल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो कॉमन टेल से जा रहा है ना, बड़ा वाला डायगोनल, वही रिजल्टेंट है। इसका नाम था ए, इसका नाम था बी। वही वेक्टर जो पहले था, दिख रहा है ना? बस हम लगाए हैं दो तरीके से। एक लगाने का तरीका हेड टेल, एक लगाने का तरीका टेल टेल। अब रिजल्ट दोनों बार में सेम ही आएगा। देखिए कैसे, इसका नाम वही आर रखेंगे, तो इस बार भी आर ए प्लस बी ही आना चाहिए। कैसे? अब गौर से देखिए, इसका लेंथ कितना है? बी। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड क्या होता है? इक्वल। तो अगर इसका लेंथ बी है तो इसका भी तो बी है ना, हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको भूल जाइए,
तो जो ट्रायंगल लॉ था ना वही पैरेललोग्राम लॉ है, मॉडिफाई कर दिया गया। समझ रहे हैं बात? मतलब आप गलती से टेल टेल मिलन कर दिया तो काहे ना मिटाइएगा, पैरेललोग्राम बना लीजिए। आपका हेड टेल मिलन हो गया, ट्रायंगल बना लीजिए, रिजल्ट दोनों सेम ही देगा। बात समझ में आया? ट्रायंगल लॉ ही पैरेललोग्राम लॉ है। कोई भी कोई भी आपका मन, स्पेसिफिक नहीं है कि हम लोग आपकी मन पर है। आपका आपको सुनिए, आपको दो वेक्टर दिए, आपको बोले रिजल्टेंट बताओ, आप पैसे लगा दीजिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए। आप पैसे लगा दीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आप टेल टेल मिलन करा रहे हैं तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। अगर आप हेड टेल मिलन करा रहे हैं तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। दोनों बार में रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको छूट दिया गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या है समझ में आ गया, पैरेललोग्राम लॉ क्या है समझ में आ गया। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन कब लगाना ये दिमाग में रखिए। अगर आपने हेड टेल मिलन किया है आपने, तो आप ट्रायंगल पूरा करेंगे। आपने टेल टेल मिलन किया है तो आप पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। तो यहाँ इस बार यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा, बीच से। दिख रहा है? ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अभी वो पॉलीगॉन लॉ होता है, सुने? हाँ सुने, लेकिन हमको बताया नहीं। तो बता दे सकता है, दे सकता है। तो मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया ये, फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, ढेर सारा वेक्टर आ गया। अब फिर बोल रहा है कि अब जोड़ के बताओ। तो यहाँ पर आपके साथ अब एक मजबूरी आ गया। अब यहाँ टेल टेल मिलन नहीं करेंगे आप, दो या दो से ज्यादा वेक्टर होते। अब यहाँ हेड टेल मिलन, तो हेड टेल मिलन हुआ तो एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मान लीजिए और भी वेक्टर है। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है, तो जैसे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है, ये सब ABCD क्या है समझ रहे हैं? इसकी लंबाई है, मैग्नीट्यूड है। अब हमको बोला रिजल्टेंट बताओ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट तो ये था, फाइनल तो यहाँ के रुक गए हम। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, इनिशियल को फाइनल से जाके मिला देते हैं। ये मिला दिया मैंने, मान लीजिए इसका नाम R है। ठीक, नियम ये कहता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, जितना वेक्टर दिया है सबको जोड़ दीजिए। तो अपने मन से कुछ तो कारण होगा ना जोड़ने का। अब आँख खोल करके देखिएगा, दिखेगा। इसको मिलाइए, सबको भूल जाइए, बना ट्रायंगल। अगर ये A है, ये B है, तो इसका नाम क्या होगा, A+B? नहीं, पक्का ना? इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अच्छा, फिर से ट्रायंगल बन गया। दिख रहा है आपको? रिजल्टेंट हमेशा उल्टा रहता है, देखिए गौर से। इसको आना चाहिए था नीचे, जा रहा है ऊपर। तो ये A+B और ये C है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? फिर से ट्रायंगल, तो ये आ गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस। मतलब पॉलीगॉन लॉ क्या था, ये भी ट्रायंगल लॉ था। तो मतलब मेनली क्या है, ट्रायंगल लॉ ही मेन है। ट्रायंगल लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन को थोड़ा सा मॉडिफाई, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ को और मॉडिफाई कर दिए तो पॉलीगॉन लॉ। अब दिमाग में बस इतना घुसा लीजिए कि कब कौन लगाना है। जब आपके पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मिलन हेड टेल से हो रहा है तो आपको ट्रायंगल बनाना है। दो वेक्टर है, मिलन टेल टेल हो रहा है तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है। और आपके पास अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो आपके साथ एक मजबूरी आ गई, अब आपको हेड टेल ही मिलन करना है। ठीक है, और उसके बाद रिजल्टेंट कौन होगा, इनिशियल टू फाइनल जो लाइन खिंचाएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर? और निकलेगा कैसे, A+B + C और आगे तो D और आगे तो E और आगे तो F। तो एक जनरल फॉर्म आ गया, व्हाट इज रिजल्टेंट, सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। जितना वेक्टर दिया हुआ है, जैसे आप लोग सब वेक्टर है, ठीक है, और आपका रिजल्टेंट हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सब को मिला के जोड़ देंगे। समझ में आया? वेक्टर में रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। इसको कहीं लिख लीजिए, रिजल्टेंट का डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ट्रायंगल लॉ कब लगाते हैं, पॉलीगॉन लॉ कब लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कब लगाते हैं। और रियल में सब का सब क्या है, सब ट्रायंगल लॉ है। तो मेन कौन लॉ है भाई, सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर।
sum of all the given vector, full stop, and the direction of resultant is from initial to final, from initial, डायरेक्शन की बात कर and the direction of resultant is from initial to final. डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, रिजल्टेंट का इनिशियल टू फाइनल. ठीक है, क्लियर है इतना. तो ट्रायंगल लॉ मेरे ख्याल से आप समझ गए, पैरेललोग्राम लॉ भी समझ गए, पॉलीगॉन लॉ भी समझ गए. अब एक बढ़िया सी चीज सीखिएगा, तो गौर से देखिएगा. मान लीजिए कि ये आपके पास ए लेंथ का है और ये आपके पास बी लेंथ का है. मिलन हमने हेड टेल किया है, तो हम क्या पूरा करेंगे बताइए. या तो ट्रायंगल नहीं, या तो कहाँ से आएगा, या तो नहीं आएगा. ट्रायंगल हेड टेल है तो ट्रायंगल ही लगेगा, या तो निकलेगा नहीं, ट्रायंगल ही लगेगा. ठीक, ट्रायंगल ही लग गया. इसका लेंथ, हाँ ये तो वेक्टर फॉर्म में ना आया, हमको स्केलर फॉर्म में पता करना है कि मतलब इसका रियल में लेंथ कितना है, रियल में इसका लेंथ कितना है. तो लेंथ का मतलब वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस जिसको कहते हैं आप लोग. ठीक है, तो वेक्टर में लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड. तो हमें ये पता करना है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई कितनी है. जैसे पाइथागोरस थ्योरम ही समझे एक तरीके से, ये पता था 3, ये पता था 4, ये पता कर लिए हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो फिर फार्मूला मिला ना हमको पता करने के लिए. तो अगर हमको ये पता है कि ये a मीटर लंबा है, ये पता है हमको कि b मीटर लंबा है, तो ये कितना लंबा है भैया, ये कैसे पता चलेगा. a प्लस बी तो वेक्टर फॉर्म में ना, स्केलर फॉर्म में इस तरह का कोई फार्मूला होना चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर या दिस डेट कुछ होना चाहिए ना. तो वो फार्मूला भी प्रूफ होगा. तो हम गौर से देखिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा इस साइड में. एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर. एंगल बिटवीन टू वेक्टर. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक समझ के भी आप डाल सकते हैं. एंगल बिटवीन टू, एंगल समझते हैं ना, कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर. ठीक, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है वो समझना. एंगल समझते हैं ना आप लोग, दो लाइन मिला तो एंगल बना. ठीक, तो अब देखिए ये दोनों मिल रहा है. एंगल का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से एंगल होगा, एंगल को थीटा से लोग लिखते हैं, यहाँ एंगल होगा, यहाँ एंगल होगा, है ना. देखिए इसमें से दो को सही, एक तो गलत है. अब गौर से सुनिएगा, इस पॉइंट पर देखना है आपको जहाँ एंगल बन रहा है. इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है. इस पॉइंट से दोनों वेक्टर जा रहा है, दिख रहा है आपको. तो इसको आप नहीं हटा सकते. पैरेलल शिफ्टिंग समझते हैं ना, या तो हम इसको उधर भेज दें या तो इसको उधर भेज दें. अब आप बताइए, इसको उधर भेजेंगे तो एंगल बनेगा कि इसको भेजेंगे तो एंगल बन जाएगा. इसको, तो इसको थोड़ा सा हम बोलेंगे जाओ बाबू आगे चल जाओ, चलिए आगे. अब इसको आप मन में मिटा दीजिए. अब इस पॉइंट को देखिए, लग रहा है कि दोनों जा रहा है. ई वाला एंगल कंसीडर करेंगे. ई था थीटा, तो ये बचा कितना, 180 थीटा. तो इस बार एंगल हो गया 180 माइनस थीटा. ये एंगल नहीं है, ये एंगल है. यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है. तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कंसीडर करना है, जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर या तो निकल रहा होगा या मिल रहा होगा. अगर एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, तब इस वाले एंगल को वेक्टर का एंगल नहीं कहा जो जाता ट्रायंगल है. में होता है उसमें जो हेड है मतलब टेल से जब जुड़ता है तो उसके बीच का भी तो मतलब एंगल बनता है, तो वो नहीं होगा. वो रिजल्टेंट का एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है. जैसे यहाँ है ना, ये वाला एंगल आप बोल रही है ना, तो ये एंगल यहाँ से दोनों जा रहा है, ये एंगल कंसीडर है. ये तो सिखाना चाह रहा है. इस एंगल को वेक्टर का एंगल नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये आ रहा है, ये जा रहा है. जिस पॉइंट पे दोनों आएगा या दोनों जाएगा, उस पॉइंट के एंगल को वेक्टर का एंगल कंसीडर करना है.
ठीक, जैसे इस पॉइंट से दोनों जा रहा है तो ये एंगल कंसीडर होगा, लेकिन ये किसका एंगल है? रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का। हमें वेक्टर और वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए था, जो गिवन वेक्टर था मेरे पास। ठीक, तो हम इसके बीच के एंगल के लिए क्या करेंगे? फिर से शिफ्टिंग। इसको बोलेंगे तो, क्योंकि ये जा रहा है उधर, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इसको बोलेंगे तुम ही चल जाओ बाबू, तो ये थोड़ा सा घसक गया आगे। समझ रहे हैं बात? डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा दीजिए आप। कोई दिक्कत? हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि ये आर कितना लंबा है ये बताइए। तो इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यही ना हो गया? तो हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितने वेक्टर का? कितने वेक्टर का निकाल कर? सिर्फ दो ही वेक्टर ना मेरे पास है, ए और बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब क्लियर से देखिएगा, कोई नाम वाम दे दीजिए, ओ ए बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल। छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखिए तो साइन थीटा सुने कभी? किसके बराबर होता है? टी बाई एच। तो अगर यहाँ थीटा बना है, साइन थीटा हम लिए, तो परपेंडिकुलर कौन है इस वाले केस में? बी सी और हाइपोटेनस ए सी। चलिए ए सी चल भी रहा है। साइन थीटा बी सी हमें नहीं पता है, रहने देते हैं। ए सी का लंबाई हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ए सी कितना लंबा है? बी यूनिट का लंबाई है इसका, इसकी जगह बी। तो देयरफॉर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई खेल लें तो बी सी किसके बराबर आ जाएगा? बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 बना के भी रखे रहिए। अगर इसी में हम कॉस थीटा निकालने का मन करता मेरा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, उस चित्र में बेस कौन है? ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो पूरी ए सी कॉस थीटा बन जाता। और ए सी का लंबाई हम माने हुए हैं कितना, देख लो चित्र में, ए सी बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है बड़ा वाला, ठीक है, तो उसका नाम ओ बी सी बाई सबसे फेमस फार्मूला दुनिया का पाइथागोरस। इसके बिना दुनिया अधूरा। बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या लिखाएगा उसमें? कौन है एच? ओसी। तो ओसी का स्क्वायर प्लस, बहुत अच्छा, ओसी, यही तो हमें पता करना है। तो वो आर होगा, तो आर का स्क्वायर। ओ बी, ओ ए प्लस ए बी लिखा सकता है ये, तो ओ ए प्लस ए बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी बी सी, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ गया ना? हटा देना उसको। अब देखिएगा, आर स्क्वायर ओ बी, सॉरी ओ ए है ना पहले, ओ ए का देखिए तो लेंथ है कहीं ए, प्लस में क्या था? ए बी ढूंढे तो पूरे बोर्ड पे कहीं 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 ए बी हो। ना हाँ, उसके नीचे वाला देखिए, बी कॉस। और इस पे क्या चढ़ गया? होल स्क्वायर। प्लस में क्या देखिए तो बी सी स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कहीं है? हाँ है, बी कॉस बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या दिख रहा है? अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर तो ए ही है, बी स्क्वायर में ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी, 2 ए और बी का काम बी कॉस थीटा। इधर करेंगे स्क्वायर तो शायद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए
फिर आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में कॉमन दिखाई दे तो ले लेना चाहिए चुपचाप, नहीं ले रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें कॉमन हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉमन, तो इसके पास cos स्क्वायर थीटा और उसके पास साइन sin स्क्वायर स्क्वायर, और बचा कौन आपके पास 2ab cos थीटा। ठीक है भाई, ए स्क्वायर अच्छा लग रहा है देखने में, बी स्क्वायर भी अच्छा लग रहा है, इसका वैल्यू 1 तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, काहे लिखे हम फिर ऊपर का समय का बर्बादी। देयरफॉर अगर हमको सिर्फ r लिखने का मन कर रहा अंदर रूट हो जाएगा। है, बहुत अच्छा, प्लस माइनस में, नहीं सिर्फ प्लस में, यही है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला वेक्टर का। व्हाट इज दिस? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो कोई इंसान आज के बाद आपसे बोले कि ए और बी दो को वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, बताओ उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो क्या लिखिएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर से पढ़िएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अच्छा अच्छा, अब इतना से नहीं है, मॉडल्स ठीक लग रहा है देखने में। आर का वैल्यू आप क्या निकाल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले? ए प्लस बी, इसका मतलब हम इसको ए प्लस बी का मॉडल्स भी लिख सकते हैं, मतलब आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मॉडल्स ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब पूरे वेक्टर चैप्टर में मॉडल्स ऑफ ए प्लस बी भी दिखाई देगा तो हम क्या लिख देंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रहेगा ये बात? छापिए करके जल्दी। व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, नेचुरल फिनोमेना के बारे में जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिक्स हो जाता है। ठीक, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसका भी मेजरमेंट होता है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? वो 7 है। क्या नाम है उनका? आगे पीछे बोल सकते हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बच गए सब के सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का होता है, या तो स्केलर होगा, या तो वेक्टर होगा, या तो टेंसर होगा। स्केलर कब होगा वो? जब उसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। जब उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो टेंसर है। और मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो भी करता है, वो वेक्टर कहलाता है। वेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। तो करेंट क्या है? करंट टेंसर है क्योंकि वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? एरो से या बोल्ड फेस से। ठीक है, वेक्टर है क्या ग्राफिकली? लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है? अब 2 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो उसको मिलाने का तरीका 2, या तो टेल टू टेल मिलाएंगे या हेड टू टेल मिलाएंगे। अगर हेड टेल मिलन है तो क्या पूरा करेंगे? ट्राइंगल पूरा करके रिजल्टेंट निकालेंगे। टेल टेल मिलन है तो पैरेललोग्राम पूरा करके रिजल्टेंट निकालेंगे। और 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ गया तो हेड टेल का मिलन होगा और इनिशियल और फाइनल लाइन को मिलाने वाला रिजल्टेंट होगा जो पॉलीगॉन लॉ से मिलेगा। लेकिन रियलिटी में रियल लॉ कौन है? ट्रायंगल लॉ इज द रियल लॉ ऑफ एडिशन, बाकी उसी का मॉडिफिकेशन है। क्लियर यहाँ तक? अब जब हम रिजल्टेंट 2 वेक्टर का निकालें तो उसका लेंथ कितना आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, उसको निकालने का फार्मूला भी हमें पता चल गया। क्या है फार्मूला भाई? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है? आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद वेक्टर एंगल कंसीडर करने के लिए क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर का एंगल कहाँ लिया जाता है? जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर निकल रहा हो या जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल रहा है उस पॉइंट पे एंगल को कंसीडर करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वेक्टर का हम लोग करते हैं शिफ्टिंग, घसका देते हैं तो हमें एंगल पता चल जाता है। अगर थीटा बन रहा था तो 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा रियल एंगल होगा। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे ट्रायंगल बना के।
दो ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला एक राइट एंगल, उसमें साइन और कॉस निकालेंगे, एक बड़ा वाला राइट एंगल लेंगे, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट हमें पता चल जाएगा। क्योंकि r को हम a प्लस बी लिख रहे थे, तो r के मॉडुलस को a प्लस बी का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, और a प्लस बी का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो उसका भी फॉर्मूला वही हो गया, क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए एक चीज, तो इत्मीनान से बताइएगा देख के। ये है मान लीजिए A, ये है मान लीजिए B, तो रिजल्टेंट इधर कहीं होगा A प्लस बी, अभी उससे मतलब नहीं। हमने इसको पलट दिया ऐसे, वाह, तो इसका लेंथ था B, तो उलट गया तो बढ़ गया, बढ़ गया कि घट गया? लेंथ सेम ही रहता है, डायरेक्शन चेंज हो गया। लेंथ कैसे बदल जाएगा जी? लेंथ मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, 180 डिग्री पे रोटेट कर गया, ठीक है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लगेगा माइनस, मैग्नीट्यूड में भैया दोनों अभी भी बराबर है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या अलग है? डायरेक्शन अलग है। तो अगर हम इसको भूल जाते हैं, भूल गए, तो अब रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर कहीं आएगा, तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता है? a प्लस बी, तो a प्लस, इसके लिए b तो b नहीं रहा, क्या हो गया? माइनस b हो गया। तो इसका मतलब इस समय जो रिजल्टेंट हमारा वो क्या हो गया? a माइनस बी हो गया। अब हम इत्मीनान से बताइएगा, अगर मान लीजिए यहाँ थीटा बना था एंगल, तो यहाँ कितना बताओ? 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते हैं तो यहाँ भी लग जाएगा भाई वही चीज, ठीक। तो फिर फार्मूला तो वही आना चाहिए था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अब थीटा चेंज हो गया, कितना हो गया थीटा? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो दिक्कत नहीं है। अब देखते रहिएगा, डेट इम्प्लाइज a माइनस बी का मॉडुलस, ये सही जा रहा है a स्क्वायर, ये भी सही जा रहा है b स्क्वायर, चलिए b स्क्वायर रखते हैं, चलिए भी रखते हैं, 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सुना है? माइनस कॉस थीटा। वाह, कैसे, क्यों? क्वाड्रेंट पढ़ा है सर आपको मैथ्स में कुछ, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो जिससे आप 10th में पढ़े, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। हाँ, तो तरीका भी याद करने ज़्यादा आसान होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है तो पता होगा। इसमें आप गौर से देखिए, जो भी एंगल बना होगा 90 तक ही बन रहा होगा, इसमें 90 से ज़्यादा बन गया होगा, तो इसका एंगल 90 से ज़्यादा रहता है, लेकिन देखिए गौर से 180 से कम आ रहा होगा, क्योंकि पूरा 180 होगा। तो इसमें जो भी एंगल बनेगा, जैसे यहाँ एंगल बना, तो ये एंगल कितना होगा? 180 से कम होगा, समझ रहे हैं बात? तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक। तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में है। और क्वाड्रेंट का बंटवारा हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या वो रेशियो होता है? 6 वो, साइन कॉस टेन ऐसे करके टोटल 6 चीजें। तो पहला हिस्सा सबको मिला, सब रहेगा इसमें, सब आएगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा, ठीक। ये वाला जो है साइन को मिला और उसके भाई कॉसेक को मिला, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, पता है ना? ये मिला है टेन और कॉट को, और ये किसको बचा हुआ है? कॉसेक। तो चूंकि ये इसका घर था, साइन और कॉसेक, अब घुस कौन गया उसमें? कॉस। मान के लगाइए उसको, माइनस लगाइए, मतलब अगर इसमें साइन घुसता, मतलब कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता, तो क्या आता है? साइन ही आता, प्लस लगता, माइनस नहीं लगता, वो अपने घर में है। तो जिस क्वाड्रेंट में जो है उसका रिजल्ट प्लस में आता है, अगर वो उस क्वाड्रेंट का नहीं है तब रिजल्ट माइनस में आता है। समझ में आया बात? तो अब इस पर किसी दिन और चर्चा कर देंगे। ये एंगल कैसे बना समझ में? 180 से कम नहीं, ये 90 डिग्री समझ में आता है। हाँ? तो ई वाला जो एंगल होगा तो 90 से ज्यादा हो कम हो जाएगा, पूरा पूरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक। मान लो कितना होगा? 120 कर लो,
तो 180 से ज्यादा हो गया कम हुआ, कम क्यों 180 कम होगा जब ये घसकते घसकते यहाँ पहुंचे, मतलब ये लाइन 180 कैसे बनता है, ये लाइन था ना पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा घूम जाएगा 180 बन जाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा वो 180। इसका मतलब इससे पहले जितना भी एंगल बन रहा होगा सब 180 से कम होगा, तो ये सब कहाँ जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल बनेगा वो सब 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा और 180 डिग्री से कम बनेगा। अब जब बंटवारा हुआ क्वाड्रेंट का जब बंटवारा हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट की हिस्सेदारी किसको मिली, साइन और कॉसेक को। अब आप किसको घुसा रहे हो उसके अंदर, कॉस को, उसका घर ही नहीं है वो तो जा रहा है, तो जिसका नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अगर साइन घुसता उसके अंदर प्लस में आता, मतलब अगर हम पूछे कि कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, कॉसेक आएगा, उसका घर है भाई। तो फिर tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस tan थीटा, उसका घर नहीं था ही। बात समझ में आया कुछ? अब तो इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे हम, क्वाड्रेंट सीखना जरूरी है। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा मतलब माइनस, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया, इसीलिए a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब फॉर्मूला में सिर्फ एक जगह परिवर्तन हुआ, दिखा, वो था प्लस 2ab cos थीटा, ये माइनस 2ab cos थीटा, इसको भी उतार दीजिए। एक सवाल फिर आज का क्लास खत्म। हेलो, if modulus of a minus b is equal to modulus of a plus b, समझ में आया सवाल? if modulus of a minus b is equal to modulus of a plus b, comma, find the angle between a and b, find the angle between a and b। ये सवाल इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, IIT, नीट, PMT, ए एंड बी, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, BCEC, झारखंड। हमने ये कहा था, देखिए ये a माइनस बी लिखा हुआ था ना मॉडुलस में, ये वैल्यू, और ये a प्लस बी लिखा है ना मॉडुलस में, ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो एंगल क्या होगा a और b के बीच? नहीं, एंगल निकालना है आपको। आपके पास अभी a प्लस बी के मॉडुलस का फॉर्मूला है, आपके पास a माइनस बी के मॉडुलस का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को लिखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है, b sin थीटा बाय a प्लस b। अरे एंगल आएगा, हाथ से कीजिए, मुंह से नहीं, हाथ चलाइए, हाथ